हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षा परिवार के इस YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है, आज कौन सा दिन है? मंडे। और मंडे स्पेशल दीक्षा परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ खास रहता है। लेकिन बीते हुए कुछ मंडे के लिए दीक्षा परिवार आप सबके लिए माफी चाहता है, माफ कीजिएगा उसके लिए कि कुछ डिले हुआ उस सब के लिए। लेकिन इस बार सच में कुछ स्पेशल लेकर के आया है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा होगा कि आखिरकार आज मंडे स्पेशल है, दीक्षा परिवार आपके लिए क्या खास लेकर के आया है। तो कुछ ना कुछ खास जरूर है आपके लिए। दीक्षा परिवार इस मंडे स्पेशल की क्लास में एक आज कोई क्लास नहीं लेकर के आया है, बशर्ते आपके लिए सीरीज लेकर के आया है। और आप लोग सोचिए कि दीक्षा परिवार में ऐसा क्या चीज शुरू होने वाला है जिसका नाम सीरीज है। भाई, क्या चीज की सीरीज शुरू होने वाली है? तो सबसे अलग, सबसे खास जो अब तक दीक्षा परिवार पे स्टार्ट नहीं हुआ था, वो मंडे स्पेशल क्लास में हर मंडे को जब तक वह खत्म ना हो जाए तब तक वही सीरीज चलेगा। हाँ, बीच में कुछ ज्यादा आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन वह संभवतः क्लास बिना कोई प्रॉब्लम के रुकेगा नहीं। ठीक है, तो मंडे स्पेशल क्लास में वह सीरीज निरंतर चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक खत्म ना हो जाए वह सीरीज। तो सीरीज का मतलब आपको पता है कि शुरुआत शुरू से लेकर के लास्ट तक होती है। ठीक है, तो इस सीरीज का नाम क्या है? भाई, सबके मन में यही चल रहा होगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार है क्या यह स्पेशल सीरीज। तो बिना देर किए हुए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं, और उस सीरीज का नाम है आपके लिए व्याकरण। सीरीज का नाम क्या है? व्याकरण, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ग्रामर। जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर। तो ये व्याकरण आज से आप लोग के लिए दीक्षा परिवार प्रोवाइड करवा रहा है। और व्याकरण वो सारे के सारे बिंदु पर चर्चा करेगा दीक्षा परिवार। वो सारे के सारे हर पॉइंट पर आपको लेकर के जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी ये बहुत बड़ी मायने रखता है। एक बात जरा सोच करके देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो, जिस देश की राजकीय भाषा हिंदी और इंग्लिश हो, अगर वहीं के व्यक्ति राजकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा ना बोल पाए तो क्या उसके लिए कोई फायदा है? भाई, कोई फायदा नहीं है वहां पर रहने से। तो इसीलिए ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहा, आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहेगा कि व्याकरण के अंतर्गत उस सारे के सारे पॉइंट को देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इवेंट आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि आज की इस स्पेशल सीरीज में पहले क्लास में कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक, सबसे ऊपर नाम लिख देते हैं, व्याकरण, जिसे हमने इंग्लिश में क्या कहा? ग्रामर। ग्रामर आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। या टुडेज टॉपिक लिखे तो बेहतर रहेगा। आज का टॉपिक, तो आज के टॉपिक के पहला बार अगर पहली बार से पहले जो टॉपिक उठाएंगे हम लोग ए नंबर में, तो पहले टॉपिक का नाम है आपका, वो है भाषा। हम लोग भाषा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दूसरा नंबर टॉपिक देखें तो दूसरा नंबर हम लोग टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है भाषा के भेद। भाषा के भेद। अगर तीसरा नंबर टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के विभिन्न रूप। अगर चौथा नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसका नाम आपका होगा भाषा के अंग। भाषा के अंग। अगर पांचवा नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसका टॉपिक का नाम होगा बोली। अगर छठा नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिक का नाम होगा लिपि।
लिपि। जरा सा इसका इंग्लिश नेम लिख देते हैं। भाषा का इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज, भाषा के भेद हो जाएगा द काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। अगर भाषा के विभिन्न रूप हो जाएंगे तो रूप के बाद हम लोग देखेंगे क्या, वेरियस फॉर्म, वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अगर भाषा के अंग देखें तो इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। बोली का हो जाएगा तो बोली को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट, ये हमारा बोली हो गया। अगर छठा नंबर पर टॉपिक को अगर देखें तो इसका नाम है स्क्रिप्ट। तो आज इन सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है एक दो टॉपिक ज्यादा घंटे होने मतलब ज्यादा समय होने के बाद एक दो टॉपिक छूट भी जाए तो उसके लिए समस्या है, लेकिन हाँ इन सारे टॉपिक पे हम लोग आज कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इसमें हम सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ए नंबर में आता है भाषा, जिसको हमने इंग्लिश में लैंग्वेज कहा। ये भाषा क्या है, इसका प्रयोग कहां कहां होता है, ये है क्या, तो इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। भाषा, तो हम लोग पहला नंबर टॉपिक उठाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर टॉपिक का नाम हमने क्या दिया था, भाषा। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट नंबर टॉपिक जो हमारा भाषा है, सॉरी उसमें हम ए लिख दिए थे, एक लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ए देंगे उसके बाद जो सब पॉइंट लिखेंगे उसमें ए देंगे तो बेहतर रहेगा एक लिखने के बाद। तो हमारा एक नंबर हो गया। एक नंबर टॉपिक का नाम हमने दिया था क्या, भाषा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाषा क्या है। एक बात बताइए, हम लोग बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, इतनी सारी बातें मैंने अभी बोला, वो किसी न किसी भाषा में है। तो हम क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग कहां किया जाता है, हम अपने बातों को, हम अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं, आपको समझाते हैं, ताकि हम अपनी बातों को आपको समझा सकें, आप उस बात पे अवलोकन कर सके, उस बात को समझ सके, इसीलिए ना प्रयोग करते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को आपके सामने प्रकट करते हैं। अगर इसका एक मूल परिभाषा अगर हमसे पूछे तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा एक ऐसा साधन है जो आपकी बातों तथा आपके विचारों को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है आपके सामने वालों के प्रति। जैसे मान लीजिए आप मुझसे बातें कर रहे हैं तो किसी न किसी भाषा का रूप आप जरूर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे लेटर लिखेगी तो जो लिखी है वो भी एक भाषा का रूप है। अगर मान लीजिए आपसे मेरी बात हो रही है तो जो बात आप कर रहे हो तो वह भी किसी न किसी भाषा में होगी। अगर भाषा नहीं होगी तब ना तो आप कुछ बोल सकते हो और ना मेरे पास आ सकते हो। जैसे आप बोलते हो हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन उसी में अगर मैं बोलूं इंग्लिश में, हे व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, ये एक भाषा हुआ, ये इंग्लिश का एक माध्यम हुआ। तो इंग्लिश भी क्या हो गया, एक लैंग्वेज हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये भाषा का कोई ना कोई माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को क्या करते हैं, अपने सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्रकट करते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। ये हमारा साधन है, अपनी बातों को रखने समझाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा हम लिखते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो भाषा शब्द है ना, यह भाष्य धातु से बना है। ये संस्कृत के भाष्य धातु भकर भा मूर्धन्य स और हलंत,
भाष्य धातु से बना है। अब सर ये संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, ये धातु है, याद रखिएगा, इसको धातु का प्रयोग है, ठीक है, भाष्य धातु से बना है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाष्य धातु का अर्थ क्या होता है। तो भाष्य धातु का अर्थ होता है बोलना। भाष्य धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाष्य धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। अब जो आम बोलचाल की भाषा में आप जिस भी बोली का प्रयोग करते हैं, लोग आम बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोली का या जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं, उसे बोली कहते हैं। परंतु इसी बोली को अगर हम शास्त्र में देखें, अगर इसी बोली को हम लोग शास्त्र में देखें तो भाषा कहते हैं। शास्त्र में क्या कहा जाता है? इसे भाषा कहा जाता है। शास्त्र का मतलब मैंने कितनी बार बता चुका हूं, शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नियम एवं कानून की चर्चा किया गया है। नियम एवं कानून, शास्त्र का मतलब ही होता है। समझ रही बात? अभी मैंने समझा क्या कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तब भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य नामक धातु से हुआ है, और उस धातु का जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? बोलना। और ये बोलना का मतलब क्या होता है? हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकलती है, जो कुछ भी निकलता है, वो सारे के सारी चीजें हम बोल सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कुछ भी। जरा सोच करके देखिए, जब हमारे पास कोई भाषा नहीं होगा, जब आदमी यहां पर उत्पत्ति हुआ होगा, जब इस धरती पर मनुष्य आया होगा, तो जब उसके मुंह से अचानक आवाज निकला होगा तो अपने आसपास में ढूंढा होगा कि ये क्या चीज हुआ आखिरकार। जैसे मान लीजिए वो बोला होगा अब वो अपने मुंह से निकला, लेकिन वो ढूंढा होगा आसपास में, क्योंकि वो अबोध थे, उनको पता नहीं था कि आवाज है कुछ, ये भाषा है क्या, वो नहीं जानते थे इसके बारे में। तो मान लीजिए उसके मुंह से अगर निकला होगा तो क्या किए होंगे? अपने आसपास उन्होंने गौर से ढूंढा होगा कि आखिरकार ये है क्या। फिर दोबारा उनके मुंह से निकला होगा तो फिर सोचे होंगे कि ये आया कहां से। फिर अचानक उनके मुंह से निकला होगा, तब जाकर उनको दिमाग काम किया होगा कि ओ वाकई में ये आवाज मेरे अंदर से ही आ रही है। तब वो बड़ी खुश हुए होंगे कि चलो मैं बोल भी सकता हूं। उस वक्त उनको यह नहीं पता हो कि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसके पास वर्ड ही नहीं थे कि इसको बोलना कहते हैं। अब आकर के हमारे पास वर्ड है, किसी बोलना कह रहे हैं। समझ मारी बात? तो वही बात मैंने कहा कि लोग आम बोलचाल की भाषा में जिस बोली का प्रयोग करते हैं, तो हम तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हम लोग देखते नहीं है, हम लोग कहते हैं रे बउआ खाना खा ले, आपकी माँ कहती होगी ए खाना काहे नहीं खाइए रे, दादी उदी कहते रे बुआ रे गिलास पानी लेके आवे ना, डॉक्टर साहब के बुला ला, कहते कि नहीं कहते? ये अलग भाषा है, ये अलग प्रकार की बोली है। समझ में आ रही बात? ये अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है। तो इसी में यह बोला गया है कि लोग आम बोलचाल की भाषा में जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे वाकई में हमने बोली कह दिया, लेकिन वही अगर शास्त्र में देखे तो उसका नाम क्या हो जाता है? भाषा हो जाता है। अब हमें भाषा की परिभाषा पे चलना चाहिए कि भाषा का परिभाषा क्या कहता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं भाषा के परिभाषा पे कि आखिरकार भाषा का परिभाषा क्या दे सकते हैं सर, और फिर उसको समझेंगे कि आखिरकार भाषा क्या है, किसे कहते हैं, इस सब चीज को हम समझेंगे पुनः। तो चलिए भाषा की परिभाषा हम लोग देखते हैं और लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, या भाषा तथा विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। चलिए ये हम लिख सकते हैं, भाषा तथा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते
हैं। पुनः इस बात को समझिए कि यह क्या कहना चाह रहा है। भाषा, भाषा वह साधन है, मतलब ये क्या है, हमारी हेल्प करता है। इसलिए मैंने लिखा क्या कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से, मतलब जिसका प्रयोग करके, जिसके माध्यम से हम अपने भावों, चाहे वह कोई भी चीज हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाव, जैसे मैं कि जब ये कोई आदमी मर जाता है तो वहां पे आप जाकर के रोना, अचानक रोना आ जाता है भाई, तो वहां पे रोने की जो प्रक्रिया आई, अचानक आई कि नहीं आई, तो वह भी एक कहने की तरीका है कि मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं। आपके घर में जो शोकाकुल परिवार है उसके प्रति मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं। अब मान लीजिए कहीं हंसने वाली बात आती है, अचानक हंसी आ जाती है, क्यों? क्योंकि वहां हंसने वाली बात थी। हमारा बड़ी को पता है, हमारे बड़ी को पता है कि आखिरकार यहां पर हंसना चाहिए, यहां पर दुख व्यक्त करना चाहिए, तो हमने किसी न किसी माध्यम का प्रयोग किया, वही माध्यम वह भाषा कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए कि मतलब अपने भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं, क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। बात को समझिए कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। इस प्रकार हमने पहला नंबर टॉपिक खत्म कर लिया कि भाषा किसे कहते हैं। इसमें आपने सवाल हल किया क्या कि भाषा वाकई में है क्या, व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, आखिरकार उसे कहते क्या है, इसको आपने इसके अंदर डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग देखे हैं क्या, भाषा के प्रकार, मतलब काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत भाषा के कितने भाग होते हैं, मतलब कितने प्रक्रिया, कितने प्रकार होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और पुनः उस सब के बारे में समझेंगे कि भाषा के कितने प्रकार है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कहोगे सर टॉपिक ऊपर तो लिख दिया व्याकरण, लेकिन फिर भाषा बता रहे हैं। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे इन सारे के सारे 6 के 6 टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने अभी सीधे पूरे 6 पे टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को व्याकरण पे लेकर के चलूंगा। उसमें सारे के सारे 6 टॉपिकों को समझने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। इसीलिए सबसे पहले मैं इन सारे 6 टॉपिकों को मैं पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट आप लोगों को व्याकरण के पास लेकर के चलूंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दूसरा नंबर आ गया, इसका नाम है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। अब हमें यह समझना होगा कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत क्या हो रहा है और यह कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। अब पहले प्रकार के अंतर्गत देखते हैं, इसका नाम है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा नाम है लिखित भाषा। तीसरा नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब हमको यह समझना है कि मौखिक भाषा क्या किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। अब इस बात को समझिए, मौखिक भाषा क्या है। एक बात समझाइए हम लोग कि कहीं भी हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो वो सब चीज जो हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो मुख से बोल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको सारी की सारी बातें, क्या मैं बोल रहा हूं, और ये बोल करके आप क्या कर रहे हो, ये मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो मैं मुख से बोला हूं और बिना कोई प्रमाण के, मतलब सीधे मैं बोला आपको, आप सुन रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो ये मुख के द्वारा जो मैंने बोला आपको, ये हमारी मौखिक भाषा कहलाएगी। जो सिर्फ बोलकर हम प्रकट करते हैं अपनी, वह माध्यम, भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा सिर्फ बोल करके भाव को या विचारों को प्रकट किया जाता है, वह कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा। उसके बाद आता है लिखित भाषा। तो भाषा का वह माध्यम जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी बातों या विचारों को क्या करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं। तो भाषा का वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? हमारा लिखित परिभाषा कहलाता है। यह हमारा क्या कहलाता है? लिखित परिभाषा कहलाता है। उसके बाद है सांकेतिक परिभाषा। यह सांकेतिक परिभाषा ये सिर्फ समझकर ही समझा जा सकता है, इसका कोई परिभाषा नहीं है और व्याकरण की दुनिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखिएगा।
व्याकरण की दुनिया में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। व्याकरण इसको सर्टिफाइड नहीं करता, व्याकरण इसको नहीं पढ़ाता, व्याकरण इसको अलग रखता है। अब पूछिएगा क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं है। पूछिए क्यों? अब मान लीजिए यहां से बहुत दूर थोड़ा दोस्त खड़ा है, हम कितना भी जोर से उसको बोलेंगे वो सुन नहीं पाएगा। अब सुन नहीं पा रहा है, मौखिक भाषा हम लोग बोल दिए, खत्म हो गए वहां पर। उसके बाद आते हैं लिखित भाषा, हम कागज में लिख करके फेंकेंगे तो वह समझ नहीं सकता, किसी के द्वारा भेजवाएंगे तब वो देखेगा तब पढ़ेगा, तो लिखित भाषा हो गई। लेकिन सांकेतिक भाषा, अगर मान लीजिए उस दोस्त को बोल रहे कि उसके बगल वाले आदमी को तकाओ, तो हम सीधा के सीधा बोलते हैं क्या? अरे अपने बगल वाले व्यक्ति को तकाओ ना, इमा से बोल तो रहे हैं और साथ ही साथ इशारा भी कर रहे हैं। ये हाथ हमारा जो इशारा कर रहा है, सांकेतिक दे रहा है, ये संकेत कर रहा है। इसका मतलब भले मेरी आवाज को ना सुने, लेकिन वह व्यक्ति जो मैं जिसको कह रहा हूं, मैं इशारा कर रहा हूं, वह व्यक्ति समझ जाएगा क्या कि यह व्यक्ति इशारा कर रहा है क्या, कि इधर वाले व्यक्ति को ना इधर वाले व्यक्ति को दिखाना है। समझ रहे बात? ये इशारा। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि सांकेतिक भाषा, मतलब सांकेतिक भाषा वो हो गया। अब सांकेतिक भाषा का दूसरा परिवर्तन होता है, मतलब हम लोग को मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है, कुछ सामान लेना रहता है तो सीधे इशारा करता है क्या? दुकान पर जाता है कोई व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति है, वह नहीं बोल सकता, वह व्यक्ति क्या करता है? संकेत करता है, इशारा करता है, कि मतलब वो दुकानदार पूछता है क्या चाहिए, तो उसको इशारा करके दिखा रहा है सामान की तरफ। ये सांकेतिक भाषा का रूप है। समझ वाली बात? अब पूछिएगा आप कि सर व्याकरण की दुनिया में इसको क्यों नहीं रखा गया? तो सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल बहुत ही अच्छा है कि सांकेतिक भाषा को व्याकरण के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग सांकेतिक भाषा को व्याकरण के अंतर्गत इसलिए नहीं रखते, व्याकरण के अंतर्गत इसलिए हटा दिया गया इसको, कि अब हम लोग कहीं जाते हैं, आप मान लीजिए कि हम अभी आपके घर पे जाएंगे, घर पे से हम जा रहे हैं अपने घर, तब हम क्या करेंगे? बाय बाय। इसको हाथ ऐसे डला दिए, मतलब व्यक्ति समझ गया कि ये लड़का जा रहा है, आया था अब जा रहा है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अपने दोस्तों के मंडली में जाते हैं, अब गए, दोस्त थोड़ा दूर खड़ा है तो उसको बस इन्होंने हाथ हिला दिए, मतलब वह व्यक्ति क्या समझ गया कि वो आ गया। तो आने के लिए भी यही भाषा का, यही सांकेतिक भाषा का प्रयोग किए, और जाने के लिए भी इसी सांकेतिक भाषा का। तो मतलब इसका कोई रूल ही नहीं है। खाने के लिए हम सीधा कह देते हैं खाना, समझ रही बात? पीने के लिए हम कह देते हैं पीना। तो ये एक भाषा का रूप है, लेकिन ना तो इसका कोई लिखित प्रमाण है और ना ही कोई मौखिक प्रमाण है। इसीलिए इसको व्याकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया। समझ में आ रही बात? तो व्याकरण किसको सर्टिफाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ लिखित भाषा को और मौखिक भाषा को। तो चलिए हम मौखिक भाषा को पुनः उठाते हैं, फिर उसके बाद लिखित भाषा को उठाएंगे। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, और पुनः इस बात को समझोगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो पहला आया हमारे पास मौखिक भाषा। तो चलिए मैं मौखिक भाषा को उठाता हूं, ए नंबर इसको मान लेता हूं मैं, ए नंबर मौखिक भाषा, बी नंबर ये हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा के प्रकार के पहले प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। चलिए लेकर के चलते हैं आपको मौखिक भाषा के अंतर्गत। अब पहला नंबर प्रकार था हमारा क्या? मौखिक भाषा। अब हमको यह समझना है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको इसके बारे में समझाया। भाषा का वह माध्यम जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ बोलकर प्रकट करता है। तो भाषा का वह माध्यम क्या कहलाएगा? हमारा मौखिक भाषा कहलाएगा। मतलब भाषा को हम क्या कर रहे हैं? चुपचाप हम अभी आपको लिख रहे हैं, ये लिखी हुई है, कोई बात नहीं। अगर यह लिखी हुई नहीं रहती तभी मैं आपको बोलता मौखिक भाषा। अगर मैं बोल रहा हूं मौखिक भाषा, तो ये मैं बोल रहा हूं, और यही बोलने का जो माध्यम है वही हमारा क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। समझ आ रही बात? तो चलिए हम लोग फिर से लिखते हैं इसके बारे में, और इसका परिभाषा से डिस्कस करेंगे पुनः। मौखिक भाषा। अब चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इसका परिभाषा अगर देखें तो हम क्या दे सकते हैं? इसका परिभाषा, भाषा का वह माध्यम, भाषा का वह माध्यम या वह रूप बोल सकते हैं जिसमें हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट
करते हैं क्या कहलाता है? मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाती है। ये हमारा मौखिक भाषा हो गया। अब जैसे में इसका प्रयोग कहां होता है, पहले इसको समझने से पहले, प्रयोग को देखने से पहले हम इसे समझते हैं कि भाषा का वह माध्यम, पहले लिख ही लेते हैं। जैसे बातचीत में, वाद विवाद में, कहानी सुनने में, भाषण में, भाषण आदि में, इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए इसको समझते हैं कि मौखिक भाषा क्या कहलाता है। तो भाषा का वह माध्यम, या इसी माध्यम को बोल सकते हैं वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपनी बातों को, रे भाई बातों के जगह पे आप लिखना दीजिए, भावों तथा विचारों को, आपकी मर्जी, भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं, तो मौखिक भाषा कहलाता है। अब एक बात बताइए, अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं क्या लिख करके बातचीत करते हैं? क्या हमको अगर मान लो उनको बोलना होगा खाना खा लिए, वह व्यक्ति मेरे सामने है, खा लिए, तो हम उसको कागज पर लिख करके देंगे कि खाना खा लिए? तो भाई मेरे सामने तो हम डायरेक्टली, अगर मुख व्यक्ति नहीं है, मतलब हम बता व्यक्ति नहीं है, तो उनसे हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपने खाना खा लिया? हाँ, लेकिन बात तो है, आप लोग कहिएगा कि सर हमारा कोचिंग पर अगर सर जी सामने रहता था, अगर बातचीत करना मना रहता है तो हम लिखिएगा, दोस्तों से पार्टनर से पूछ लेते हैं। भाई वो एक अलग बात है, तो वह लिखित भाषा का रूप हो गया। आप लिख करके पूछे थे, लिखित भाषा का रूप। आप जब बोल करके पूछ रहे तो आपका क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा का रूप। इसीलिए हमने बोला क्या कि अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम किस भाषा का रूप प्रयोग करेंगे? मौखिक भाषा कहलाएगा। अगर किसी से झगड़ा झंझट हो रहा है, आप लोग देखते हैं आपके घर के अगल बगल में झगड़ा उड़ा होता रहता है, हे तोहर बकरी लो, हमारे खेत में ये फसल चढ़ गया, इतना रुपया जुर्माना हो, तो फलना चिलना झगड़ा हो ही जाता है। तो वहां पर हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? वाद विवाद के रूप में हम लोग बातचीत का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद एक कहानी सुनने में, अरे दादी अम्मा से, नानी अम्मा से, दादा से, तो कहानी सुनने में का मजा ही कुछ और होता है। तो कहानी सुनने में, भाषण आदि सुनने में, जब भी कोई नेता लोग आते हैं, वो जब भाषण देते हैं तो भाषण का रूप क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से बोलते हैं। तो मौखिक भाषा, इसी भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। किस भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग? मौखिक भाषा का। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, संभवतः हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसका उठाते हैं, दूसरा नंबर का नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम हमने दिया था क्या? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा हम लोग समझेंगे। चलिए लिखित भाषा को हम लोग देखते हैं कि आखिरकार लिखित भाषा किसे कहते हैं। सर साफ ही नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ दूसरा कपड़ा लेकर के आइए। लिखित भाषा, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, क्या कहलाएगा हमारा? लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। तो यह हमारा हो जाएगा भाषा का रूप, लिखित भाषा। तो अब इसको समझते कि क्या हो जाता है
जब भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भावों तथा विचारों को, या हम सीधे बोल सकते थे अपनी बातों को, तो भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। डाल दीजिए, आपके पास किताब होता है और जो किताब है वह किताब भी किस रूप में उपस्थित है? लिखित भाषा में। मैंने अभी के अभी बोर्ड पर लिख दिया, यह लिखित भाषा का रूप हो गया। आप अपने कॉपी में लिखोगे, पुनः तनका दिन के बाद आकर के फिर उसको पढ़ोगे, तो वह किस भाषा का रूप हो गया? लिखित भाषा का। लेकिन जब मुझे सुन रहे हो या जब आप मुझे कुछ कह रहे हो तो वह कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा। समझ रही बात? तो लिखित भाषा, इसके एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे बुक हो गया, बुक हो गया मतलब किताब हो गए, लेटर्स हो गए, पत्र जिसको कहते हैं पत्र हो गए, डॉट 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 ETC। तो यहां पे हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोगों के पास सांकेतिक भाषा था, जिसको सांकेतिक भाषा को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मतलब सांकेतिक भाषा का वाकई व्याकरण में से कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उसको व्याकरण की दुनिया से अलग रखा गया। समझ में आ रही बात? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, भाषा के विभिन्न रूप। ये सब चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए भी, इवन योर एग्जाम के लिए भी, सब चीज के लिए। और सिर्फ आप ही के एग्जाम के लिए नहीं, आपको मैं बता दूं, आप किसी भी क्लास में चले जाओ, आप लोग को इतना ही पढ़ना पड़ेगा व्याकरण के अंतर्गत, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और इतने ही रूपों को, ये नहीं कि हाँ यहाँ पे परिभाषा बदल जाएगा, 5वीं क्लास में तो बदल जाएगा, 10th क्लास में बदल जाएगा, 7th क्लास में बदल जाएगा, नहीं, इतना ही भाषा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ही प्रकार मिलेगा भाषा के, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास के हो, उससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं आप लोग को लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर, शायद मेरा ये तीसरा नंबर टॉपिक होगा। तीसरा नंबर टॉपिक पर हम लेके चलते हैं आप लोगों को। वो है भाषा के रूप, सॉरी, भाषा के रूप, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ, आर है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि अभी हम लोग देखा क्या कि भाषाई आधार पर भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक, जिसमें सांकेतिक का कोई महत्व नहीं था व्याकरण के अंतर्गत, लेकिन पाठ है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मौखिक को हम लोगों ने देख लिया, लिखित को हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब भाषा के रूप जो अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, वह किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? जैसे हमारे राज्य स्तर पर, हमारे स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे देश के अंतर्गत, अन्य देशों के साथ ये किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, अब मुझे उसको देखना होगा। तो भाषा के रूप के अंतर्गत अगर देखें तो भाषा को टोटल के टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 5 भागों में। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अब हमको समझना पड़ेगा कौन सा। पहला जो भाषा का रूप है उसे कहते हैं हम लोग मातृभाषा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मातृभाषा, मदर टंग जिसको आप लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास मातृभाषा। दूसरा हो गया हमारे पास राष्ट्रभाषा। तीसरा हो गया हमारे पास अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। चौथा हो गया हम लोगों के पास राजभाषा, बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, राजभाषा। उसके बाद हो गया हमारे पास प्रादेशिक भाषा। बात को समझिए, भाषा को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन भाषा के रूप कितने हैं? मतलब उन्हीं भाषा को मौखिक और लिखित अन्य अन्य जगहों पर उसके प्रयोग बदल जाते हैं, तो उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो उसके आधार पर 5 भागों में बांटा गया। पहला मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय भाषा, चौथा राजभाषा
और पांचवा ये हो गया हमारे पास प्रादेशिक भाषा। तो इसके अंतर्गत समझेंगे हम लोग कि मातृभाषा किसे कहते हैं, उसके बाद राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, हमें इसे देखना पड़ेगा। तो हम लोग को ए इसे मानना पड़ेगा, बी इसे मानना पड़ेगा, सी इसे मानना पड़ेगा, डी इसे मानना पड़ेगा, ई इसे मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चलिए ये हो गया हमारे पास मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और प्रादेशिक भाषा। अब हम लोग फर्स्ट नंबर ए नंबर टॉपिक उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मातृभाषा क्या होता है, मातृभाषा किसे कहते हैं। चलिए मतलब तीसरा नंबर टॉपिक के फर्स्ट नंबर पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, मातृभाषा। अब ये हम लोगों को मातृभाषा के बारे में हम लोग को देखना होगा। अब ये मातृभाषा क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक बात बताइए, आप लोग जब जन्म लिए होइएगा, या मैं आपके दूसरे से जहां जन्म लिए हैं, वो मम्मी पापा जिस भाषा में खाना खाले रे, घूमे गेले रे, परे काहे न जाबे तू, इन वाले भाषा का प्रयोग किया होगा कि नहीं किया होगा। तो बालक या बालिका या कोई भी लोग जो वहां पे जन्म होता है, उस परिवार से, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है, उस परिवार से जो भाषा सीखते हैं, उस परिवार से जो भाषा वो सीखते हैं, वही भाषा उनके लिए क्या कहलाएगी, मातृभाषा कहलाएगी। फिर से बात को समझिए, आप जिस परिवार में जन्म लिए और उस परिवार में पहले जिस भाषा की शिक्षा दीक्षा आपको मिली, जिस भाषा में आपको बात करना सिखाया गया, आपके लिए वही भाषा मातृभाषा कहलाएगा। चलिए इसके परिभाषा को हम लिखते हैं, पुनः इस बात को समझेंगे। चलिए, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्यों, उस परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा उस बालक के लिए, उस बालक के लिए मातृभाषा कहलाएगा। अब आइए इस बात को समझते हैं। हमने क्या लिखा कि बालक जिस परिवार में जन्म लिया, मान लो कोई बच्चा है, वह बच्चा एक परिवार में जन्म लिया, भाई किसी न किसी परिवार में तो जन्म लेगा ही, यह फिक्स है। वह बच्चा क्या किया, एक मां से जन्म लिया, वह जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार में बेचारा क्या करेगा, वह वहां से जो भी भाषा वह सीखेगा, वहां से वह जो भी भाषा सीखेगा, वह उसका क्या हो जाएगा, मातृभाषा कहलाएगा। वह उसका कौन सी भाषा कहलाएगा, मातृभाषा कहलाएगा। चलिए, बालक जिस परिवार में जन्म लेता, आप जिस परिवार में जन्म लिए, उस परिवार में, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, आप जिस परिवार में जन्म लिए, उस परिवार से आपने जो सबसे पहली भाषा सीखी होगी अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, वह भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी आप लोगों को, सीधी सी बात है, मातृभाषा कहलाएगी। तो यही हमारा मातृभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का, वह है राष्ट्रभाषा। अच्छा एक बात बताइए, इसको साधारण तौर पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कहा जा सकता है कि वह भाषा बालक अपने परिवार से इसके बारे में हम लिख सकते हैं क्या, दूसरा परिभाषा अगर मुझसे पूछिएगा तो हम क्या दे सकते हैं, बालक अपने परिवार से जो भाषा अपनाता वह सीखता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं।
मातृभाषा कहते हैं। सीधी सी बात है, इतना परिभाषा नहीं लिखने की जरूरत है आपको, आप इतना बोल सकते हैं कि हम अपने परिवार से जो भाषा सीखे सबसे पहली बार, वही भाषा हमारे लिए कौन सी भाषा कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी। तो यही मैंने बोला कि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस बालक के लिए कौन सी भाषा कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी। कौन सी भाषा? मातृभाषा। तो बालक अपने परिवार से जो भाषा सीखता है अपनाता है वही कहलाता है मातृभाषा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है राष्ट्रभाषा। अब हम लोग राष्ट्रभाषा पे देखेंगे। राष्ट्रभाषा, चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा कहलाता है। अब इस बात को समझिए, वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाता है। अब मान लीजिए हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का भौतिक अगर स्वरूप देखें तो यही ना हमारा इंडिया का भौतिक स्वरूप, ये हमारा इंडिया का भौतिक स्वरूप है। अभी जो भौतिक स्वरूप की अगर चर्चा करें तो इस स्वरूप के अंतर्गत हमारा क्या रूप आता है? इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही कौन सी भाषा कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। हमारा राष्ट्रीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? हमारे ये पूरा का पूरा बहुत भौगोलिक क्षेत्र है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भारत फैला हुआ है। तो ये जो टोटल के टोटल जितना क्षेत्र फैला हुआ है हमारा भारत, ये पूरा का पूरा जितना दूर में फैला हुआ है, वहां पर जितने लोग रह रहे हैं, इन सारे के सारे लोगों में सबसे ज्यादा भाषा, जिस भाषा के माध्यम का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं, वही भाषा उस देश के लिए कौन सी भाषा कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। लोग गलती क्या करते हैं सो ध्यान दीजिए, वह लिखते भाषा के किसी भाषा, वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश नागरिक, नहीं, वो लोग लिख देते हैं अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। यह गलत है, वह प्रादेशिक भाषा का परिभाषा हो जाता है। यहां पर क्षेत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते आप, यहां पे नागरिकों का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाता है। यह हमारा हो जाए क्या? राष्ट्रभाषा की परिभाषा। मतलब एक भारत की बात करें तो भारत के पूरे के पूरे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने ज्यादा जनसंख्या, उन सारे जनसंख्याओं में सबसे ज्यादा वह भाषा बोली जाती है जिस भाषा के माध्यम से, जिस भाषा का प्रयोग करके लोग अपनी बातों को समझाते हैं, रखते हैं, प्रकट करते हैं, वही भाषा उस देश के लिए कौन सी भाषा कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे में एग्जांपल्स में क्या है। जैसे भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। फिर वही राजकीय भाषा जो हम लिखाए थे, राजभाषा लिखाए थे, उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं। जैसे भारत का क्या हो जाएगा? भारत का हिंदी हो गया। उसी में हम लोग अगर दूसरे देश का देखें तो भारत का यह हो गया। अब उसी में ब्रिटेन का अंग्रेजी हो गया। अब ब्रिटेन क्या, ब्रिटेन प्लस आप अमेरिका भी कर सकते हैं, अमेरिका का भी है, अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेन का स्पेनिश हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जापान का जापानी हो गया। ये हमारा प्रयोग है। कहने का मतलब राष्ट्रभाषा वह राष्ट्रभाषा कहलाएगी उस जिस देश का, से भारत के पूरे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जिस भाषा के माध्यम का प्रयोग करके सबसे ज्यादा लोग अपनी बातों को प्रकट करते, समझते हैं, बातों को समझते हैं, वह भाषा उस देश का क्या कहलाएगा? राष्ट्रभाषा कहलाएगा। ब्रिटेन अमेरिका में लोग अंग्रेजी का प्रयोग कर लेते हैं, स्पेन में स्पेनिश का प्रयोग करते हैं, जापान में जापानी का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच में फ्रेंच का प्रयोग करते हैं। मतलब हर जगह अलग अलग है, तो उस देश के लिए वह वही राष्ट्रभाषा कहलाएगा।
ज्यादातर लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे थे हमारे भारत में? तो हिंदी भाषा में। तो इसीलिए यहां पर हम किस भाषा का राष्ट्रभाषा दर्जा दिया गया है? हिंदी को। ब्रिटेन अमेरिका में किस भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए? तो अंग्रेजी माध्यम का। इसीलिए इस देश की राजकीय राष्ट्रभाषा क्या कहलाएगी? अंग्रेजी कहलाएगी। स्पेन में लोग का प्रयोग करते हैं? स्पेनिश का प्रयोग करते हैं। जापान में लोग का प्रयोग करते हैं? जापानी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात? फिर इस पॉइंट को हम लिखेंगे, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, तब शायद 5वां नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं, सॉरी ये बी नंबर पॉइंट था, हम ए नंबर के नंबर में रहने दिए। अब सी नंबर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए सी नंबर पॉइंट में हम लोगों ने टॉपिक क्या डाला था? अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब हमें अंतरराष्ट्रीय भाषा को समझना पड़ेगा। क्या अंतरराष्ट्रीय? सी नंबर नहीं, अब हम सी नंबर देखेंगे तो सी नंबर लिख देते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय भाषा को देखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं पहले। जिस भाषा को विश्व के अधिकांश देश परस्पर विचारों व सूचनाओं के आदान प्रदान में लाते, में लिखा हुआ है, ने नहीं, में लाते हैं वह अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, जिस भाषा को विश्व के अधिकांश देश में परस्पर विचारों व सूचनाओं के आदान प्रदान में लेता है, प्रयोग आदान प्रदान में लाते हैं, तो वह अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाता है। हमने क्या समझा कि भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बोली जा रही तो वह राष्ट्रभाषा। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में जितने देश है 195 देशों में से, पूरे के पूरे 195 देशों में से ये जितना देश है उन सब में से अधिकतर जगह पर जो भाषा का प्रयोग बोला जाएगा एक ही भाषा का, जैसे मान लीजिए हिंदी प्रयोग है, तो हिंदी का जितने राष्ट्रों में ज्यादातर प्रयोग किया जाएगा उस देश की अंतरराष्ट्रीय भाषा हम कह सकते हैं, सॉरी अंतरराष्ट्रीय भाषा हम कह सकते हैं। लेकिन हिंदी 195 देश की तुलना में ज्यादा देशों में रहनी चाहिए तब अंतरराष्ट्रीय भाषा। लेकिन हिंदी नहीं है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा को दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे 195 देशों में टोटल के टोटल मिलाकर के सबसे ज्यादा देशों में कौन सी भाषा बोली जा रही है? अंग्रेजी बोली जा रही है। आप लोगों ने हिस्ट्री वाले टीचर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, बताए होंगे कि अंग्रेज लगभग बहुते देशों में क्या किया था? अपना कब्जा किया था। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कभी अंधेरा हुआ ही नहीं, कभी रात हुई ही नहीं। कहने का मतलब उसका गुलाम इतने देशों को बनाया था कि अगर इस क्षेत्र में अगर सूर्य डूबता था तो इस क्षेत्र में उग जाता था, इस क्षेत्र में सूर्य डूबता था तो उस क्षेत्र में उग जाता था, कभी अंधेरा हुआ ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है। और जितना जगह वह गए अंग्रेजी को लेकर के ढो करके जाते रहे। कभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें आप लोग को यह बात बताया जाएगा कि कैसे कैसे आए, कैसे कैसे इंग्लिश का विकास हुआ, कहां कहां गए, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, और इज द फादर ऑफ इंग्लिश की सारी बात उसमें चर्चा की जाएगी आप लोग को। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा वही भाषा है। और नोट में आप लोग लिख सकते हैं अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह बात हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब हम लोग डी नंबर पॉइंट पे चलते हैं, राजभाषा। यह समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राजभाषा कि आखिरकार ये राजभाषा क्या कहता है, ये थोड़ा समझिएगा, तनका ले दिमाग लगा करके, वरना राष्ट्रभाषा में और राजभाषा में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है सबको। अब राजभाषा है डी नंबर, राजभाषा। अब इसको समझते हैं, राजभाषा क्या होता है। वह भाषा
जो देश के सरकारी कार्यकलापों व राजकाज में या राजकाज के कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं राजभाषा कहलाती या कहलाता है। चलिए इस बात को समझते हैं। राजभाषा वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों व राजकाज के कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं राजभाषा कहलाता है। मतलब समझे कि हमारा जो सरकारी विभाग है, हमारे देश के जितने भी सरकारी विभाग हुए पूरे के पूरे 2800 राज्यों में, पूरे के पूरे 2800 राज्यों में जितने सरकारी विभाग है, उन सारे के सारे विभागों में जिस भाषा का प्रयोग अपने कार्य को संपादन के लिए किया जाता है वही भाषा उस देश का राजभाषा कहलाता है। या सीधी सी बात बोल सकते हैं यही राजभाषा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने सरकारी विभाग में जाते हैं, सीतामढ़ी के हैं, सीतामढ़ी के अपने डुमरा में जाते हैं, सरकारी क्षेत्र कहा जाता है उनको, अस्थायी क्षेत्र कार्य प्रणाली क्षेत्र कहा गया उसको, डुमरा को, सीतामढ़ी का। तो वो जो क्षेत्र है हमारे पास, तो वहां पे हम जाते हैं, जितने सरकारी विभाग है, जैसे आप पुलिस स्टेशन में गए तो वहां पे क्या चीज में लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जा रहा है, तो हिंदी हो गई राजभाषा। इंग्लिश में लिखा जा रहा है तो इंग्लिश हो जाएगी राजभाषा। जिसके यहाँ इंग्लिश में लिखी जाएगी इंग्लिश हो जाएगी राजभाषा, जिसके यहाँ हिंदी में लिखी जाएगी उसके यहाँ क्या हो जाएगी, क्या सी भाषा, हिंदी इंग्लिश राजभाषा हो जाएगी। समझ रही बात। लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ का, इसको भी नोट में आप डाल सकते हैं, भारत में अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। तो भारत में क्या हो गया, भारत में अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों के दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ की राजभाषा के रूप में सरकारी कार्यालयों में। जैसे में आप लोगों के पास कोई भी डिस्कशन निकल करके आता है वो पूरा का पूरा आप लोग हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, टोनो को टोनो। अब एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में भी क्या क्या रहता, वहां पर भी एग्जाम में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है आपके पास, है कि नहीं है। तो इसीलिए यहां पर बोला है क्या कि भारत में अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों के दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है सरकारी कार्यालयों में। तो भारत की राजभाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी प्लस अंग्रेजी। समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा हमारा। अब चलिए हमारा हो गया प्रादेशिक भाषा। अभी मैंने बोला था इसको समझना थोड़ा जरूरी है, राजभाषा और प्रादेशिक भाषा। ये प्रादेशिक भाषा और राजभाषा में कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्या है ये प्रादेशिक भाषा, अब चलिए इसको समझते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट का, तीसरा नंबर टॉपिक का हम लोग ई नंबर पॉइंट पे चल रहे हैं, 5वां नंबर पॉइंट पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, भाषा किसी प्रदेश में, किसी प्रदेश में जन सामान्य द्वारा, किसी प्रदेश में जन सामान्य द्वारा प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा
प्रादेशिक भाषा कहलाता है। अब इस बात को समझिए, मतलब किसी भी प्रदेश में जन सामान्य द्वारा प्रमुख रूप से बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। मतलब कोई भी ऐसा राज्य जो प्रदेश का मतलब क्या? अपना देश, अपने देश में मतलब बोली जाने वाली, अपने राज्य की बात कर सकती है, मेरा प्रदेश हो गया हमारे पास, तो अपने प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा हमारा क्या कहलाती है? हमारा ज्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रादेशिक भाषा बोलेंगे। समझ में आ रही बात? अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। अब एक बात है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक के अंतर्गत अगर हम लिख लें तो आप इस टॉपिक के अंतर्गत ही लिख सकते हैं, या नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए, सबसे बेहतर होगा नोट डाल के, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। या आपको किसी भी एग्जाम, इवन आप अपने 10th का एग्जाम, 12th क्लास नर्स का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, अब आप क्या कहते हैं, किसी नौकरी के लिए जो एग्जाम होता है उसका दे रहे हैं, उस सब में यह इंपॉर्टेंट है। अब लिखिएगा पहला नंबर, इसमें ए नंबर डाल करके, नोट का पहला नंबर, थर्ड के नोट के पहला नंबर ए पॉइंट में, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा, या 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। मतलब भारत के संविधान में कितने भाषा को भाषा माना गया है? 22 भाषा को। और वो कौन कौन से भाषा है ये हम लोग लिखते हैं। 22 भाषाओं को, हिंदी, हिंदी के बाद हो गया आपका उर्दू, उर्दू के बाद हो गया आपका पंजाबी, पंजाबी के बाद हो गया बंगाली, बंगाली के बाद हो गया असमिया, असमिया के बाद हो गया आप लोगों को डोगरी, डोगरी, उसके बाद हो गया आप लोगों को बोडो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, असमिया, डोगरी, बोडो, बोडो के बाद हम लोग लिखेंगे नेपाली, नेपाली के बाद हो गया गुजराती, गुजराती के बाद हो गया कन्नड़, कन्नड़ के बाद हो गया काश्मीरी, काश्मीरी के बाद हो गया कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी के बाद हो गया मैथिली, मैथिली के बाद हो गया मलयालम, मलयालम के बाद हो गया मराठी, मराठी के बाद हो गया मणिपुरी, मणिपुरी के बाद हो गया उड़िया, उड़िया के बाद हो गया आप लोगों का संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत के बाद हो गया संथाली, उसके बाद हो गया सिंधी, सिंधी के बाद हो गया तमिल, तमिल के बाद हो गया तेलुगु। अब गिनते हैं 22 को पूरा कि नहीं पूरा। 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 को हो गया, सॉरी 22 को हो गया हमारे पास। तो ये टोटल के टोटल 22 भाषाएं हैं जिसको दर्जा मिला है हमारे भारतीय संविधान में। इनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि टोटल के टोटल 22 भाषा है जो भारत में दर्जा प्राप्त है इनको, जिसमें से आप लोग कह सकते हैं भोजपुरी उजपुरी हो गया, ये सबको कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। वो भाषा तो है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी हमारे संविधान में वर्णित नहीं है कि वो पूरी की पूरी उसको दर्जा प्राप्त है भाषा के आधार पर। समझ हमारी बात? तो ये सब चीज को भाषा के आधार पर, इतने मात्र भाषा हमारे पास 22 ही है जिसको हमारे संविधान में दर्जा प्राप्त है। इसी को हम भाषा कह सकते हैं मूल रूप में। ठीक है,
अब चलिए हम लोग अगले नंबर टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिया। अगला नंबर टॉपिक हमारा क्या कर रहा था, सॉरी इसका कुछ और नोट है, इस नीचे लिख मिटा दे, मिटा के लिखे। नहीं, अगला नंबर पॉइंट पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर टॉपिक था, चौथा नंबर टॉपिक तब चलिए हमारा चौथा नंबर टॉपिक क्या है, अब इसको देखते हैं। तीसरा नंबर टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि तीसरा नंबर टॉपिक के अंदर हमने देखा क्या कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, उसके अंदर हमने 5 भागों में बांटा। भाषा के रूप के आधार पर हम कितने भाग बांटे, 5 भागों में। पहला हो गया हमारे पास मातृभाषा, दूसरा हो गया राष्ट्रभाषा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय भाषा, चौथा हो गया हमारे पास राजभाषा और पांचवा हो गया हमारे पास प्रादेशिक भाषा। जिसमें हम लोगों ने मातृभाषा के अंतर्गत समझा कि मातृभाषा वह भाषा होती है, बालक अपने परिवार से जो भाषा पहले सीखता अपने बातों को रखने, समझने के लिए, वह भाषा मातृभाषा कहलाएगी। राष्ट्रभाषा देश के ज्यादातर जगहों, ज्यादातर नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अंतरराष्ट्रीय भाषा अन्य जो जितने देश है उन सारे देशों में अपने अपने लिए प्रयोग किए जाने वाली बात, अपने बातों को रखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो हमारा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय भाषा। उसके बाद हमने देखा राजभाषा कि मतलब किसी देश के राज कार्य, सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम लोगों ने देखा राजभाषा। उसके बाद हमने देखा प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा, लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए ज्यादातर संख्या में, वह भाषा हो जाएगी प्रादेशिक भाषा। समझ में आ रही बात। उसके बाद हम लोग नोट डाल के लिखा कि हमारे भारत के संविधान में, जो हमारा संविधान इसके तहत पूरा नियम कानून के तहत हमारा भारत चल रहा है, उस पूरे के पूरे संविधान में मात्र 22 भाषाओं को हमारे पास दर्जा दिया गया है। उन 22 भाषाओं में से हम लोगों ने लिखा 22 भाषा कौन कौन से है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या कहलाता है, जिसमें हमने अगला टॉपिक का नाम हम लोग को दिए थे। ये हमारा तीसरा नंबर टॉपिक था। चौथा नंबर टॉपिक, चौथा नंबर टॉपिक का नाम था हम लोगों का भाषा के अंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा के अंग। भाषा के अंग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ये हो गया हमारे पास। अब इस भाषा के अंग को समझते कि इसमें क्या क्या चीज का प्रयोग किया जाता है। अब इसके परिभाषा को देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने विचारों की, अरे यार, अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका भाषा, जिनका आश्रय लेता है वे हैं, मैंने कॉमा दे दिया, वो कौन कौन से हैं। जैसे में ध्वनि, ध्वनि के बाद हो गया हमारे पास वर्ण, वर्ण के बाद हो गया शब्द, शब्द के बाद हो गया वाक्य, वाक्य और वाक्य के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, और लिपि। वाक्य और लिपि, ये हमारा हो जाएगा क्या, वाक्य और लिपि। ये सारे भाषा के अंग हैं, ये सारे भाषा के, फुल स्टॉप, भाषा के अंग है। अब ध्यान दीजिए, अंग क्या होता है, जिसके मिलने से उसके बॉडी का निर्माण होता है, उसकी पूरी संरचना का निर्माण होता है। तो आखिरकार भाषा जो है, इसका निर्माण क्या क्या चीज से मिलकर के हुआ है, तो कोई ना कोई अंग से, जिसको हम अंग कह सकते हैं, इससे मिलकर के बना होगा। तो भाषा के निर्माण में भी ध्वनि का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर ध्वनि ना रहेगी तो भाषा निर्माण नहीं हो सकता। अगर वर्ण ना रहेगा तब भी भाषा का निर्माण संभव नहीं है। अगर वर्ण आ गया तो शब्द आएगा ही आएगा। अगर वाक्य नहीं है तब भी नहीं हो सकता, और लिपि नहीं है तब भी नहीं हो सकता। अब हमें इस आधार पे समझना होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं,
वाक्य किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। तो वैसे वर्ण, शब्द और वाक्य ये हम लोग जब व्याकरण पढ़ लेंगे तो व्याकरण के बाद हम आप लोग इसके पास वर्ण और शब्द और वाक्य को लेकर चलेंगे। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं, ध्वनि पे लेकर चलूंगा। और आज ही आप लोग को अगले नंबर पॉइंट में हम आपको लिखाए थे, वह था हमारा स्क्रिप्ट, लिपि। तो लिपि के बारे में हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब समझिए, एक बात बताइए कि भाषा के निर्माण में अगर ध्वनि नहीं होता, ध्वनि का मतलब क्या, आवाज, अगर यह आवाज नहीं होता तो क्या मौखिक भाषा का निर्माण कभी संभव है? नहीं। अगर कोई लिखित भी आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, बोलकर पढ़ते हैं। तो जो बोल करके पढ़ते हैं, तो जो प इस प को हम जब बोले तो जब तक यह ओट नहीं सकता तब तक क्या आवाज आती प का, तो यही तो हुआ ध्वनि। तो मतलब ध्वनि नहीं रहेगा तब तक इसका निर्माण संभव नहीं है, भाषा का निर्माण ही संभव नहीं है। तो ध्वनि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए वर्ण, वर्ण का मतलब क्या, हमने पढ़ा क्या, प। अभी जो प हमने पढ़ा, अगर ये प अगर नहीं होता, ये प अगर नहीं लिखा रहता तो क्या हम ध्वनि निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। मतलब जो वर्ण है उसी को तो पढ़ करके हमने ध्वनि निकाला। तो जब तक वर्ण नहीं होंगे ध्वनि नहीं निकल सकती। मतलब वर्ण का होना तय है, ध्वनि कुछ भी हो सकते हैं, पट 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 पट, कुछ भी आपके मुंह से जो निकल रहा है वो सारा का सारा कुछ भी ध्वनि निकल गया आपका। लेकिन आपके पास जो एक सार्थक कर देने के लिए प आपने बोला, तो इसमें जो ध्वनि निकली स्वध्वनि इंपोर्टेंट हुआ, आपके पास वर्ण हो गया हमारे पास। अब इन्हीं वर्णों से तो हमारा शब्द बना। जैसे हम लोग बोलते हैं कमल, अभी जो कमल है ये एक शब्द का निर्माण किया, तो इन शब्दों का भी आप लोग क्या किया, प्रयोग किया। अगर यह नहीं रहेगा तब भी भाषा का प्रयोग नहीं। बउआ रे खाना खैले है, बउआ क्या वर्ड है, एक वर्ड हो गया हमारे पास। खाना एक वर्ड हो गया, खैले वर्ड हो गया, है वर्ड हो गया हमारे पास। अब हम उसी में बोलते हैं बउआ रे खाना खैले है, तो जो बउआ के खाना खैले है ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। सार्थक अर्थ, वर्णों के सार्थक मेल से हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के सार्थक मेल से हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। उसी में आपको मैं बताऊंगा ध्वनि के सार्थक प्रयोगों के द्वारा ही क्या चीज का निर्माण होता है, वर्ण का प्रयोग होता है। और इन्हीं वर्णों के बहुत सारे सार्थक वर्णों के मेल से हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। अरे ध्यान दीजिए ना, क भी एक हमारे पास वर्ण है, म भी एक प्रकार का वर्ण है, और ल भी एक वर्ण है। अब ये तीनों को अर्थ जो दे रहा है, इसको ला एक जगह दे दिए, ये एक जगह दे दिए, तब ये कमल अर्थ दे रहा है। कमल ये किसी न किसी चीज का नाम है, यह भी अर्थ दे रहा है, तो यह कमल एक वर्ड हो गया। अगर मान लीजिए हम लिख लेते क्या, फमन, फमन, क्या आज तक फमन वर्ड देखे? नहीं देखे, तो हम इसको शब्द नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द का परिभाषा हमारा क्या कहता है कि शब्दों का वह रूप जो सार्थक अर्थ देता हो, मतलब वर्णों का वह मेल, वर्णों का वह समूह जो आपको सार्थक कर देता है, वही हमारा शब्द कहलाता है। तो क्या हमारे पास फमन कोई शब्द है? आज तक आपने देखा था कि आप तक प्रयोग में लाए थे? नहीं लाए थे। तो क्या ये हम वो शब्द कह सकते? नहीं कह सकते। तो वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए। अब उसी में हो गया शब्द। अभी जो शब्द है, तो इन शब्दों के मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से जब कोई हम अपनी बात रखते समझाते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो टोटल वाक्य हो जाएगा। अब इन सब में हमने जिस चीज का प्रयोग किया, लिपि, तो आखिरकार प को लिखने के लिए हमने कोई ना कोई लिपि का प्रयोग किया। ये डिजाइन है, क ऐसे ही लिखा जाएगा, कहीं क एना नहीं लिखा जाता है। उर्दू में आपको क लिखा जाएगा, मान लीजिए एना लिखा गया, तो ये एक अलग बात हो गई, ये उनकी लिपि हो गई। हमने क हिंदी में ऐसे लिखा था, हिंदी की लिपि ये हो गई हमारे पास। मतलब जिस लिपि में लिखा गया उसका लिपि वह हो गया। कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग किए हम लोग, किया कि नहीं किए, यह उसका लिपि हो गया। आप लोग दक्षिण भारत में जाते हो, दक्षिण भारत में हेना हेना कह के लिखा जाता है, हेना हेना कह के लिखा जाता है, तो ये वहां की लिपि है, ये वहां की लिपि हो जाएगी। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का होता है। इंग्लिश की लिपि होगी तो इंग्लिश में लिपि में टी ना लिखते हैं, आई ना लिखते हैं, समझ में आ रही बात? ये अलग अलग बात हो गई हमारे पास। तो ये लिपि हो गया। अगर ये सारे के सारे नहीं रहेंगे तो क्या कभी भाषा का निर्माण होगा? नहीं। इसीलिए हम लोगों ने चौथा नंबर पॉइंट में पढ़ा क्या, कि भाषा के अंग, जिसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होंगे तो इसके बॉडी का निर्माण ही नहीं होगा, इसकी संरचना ही नहीं बनेगी, तब तक भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? चलिए हम लोग नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, जिसका भाषा का अंग हम लोग देख लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक का नाम है, वह है बोली। आखिरकार ये बोली क्या? बुआ ये बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना पड़ेगा कि बोली किसे कहते हैं।
क्योंकि बोली के समझने से आप लोग की राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, इस सब को समझ में आ जाएगा आसानी से। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लाया कि जिसको उसमें प्रॉब्लम होंगे वो आसानी से इसके माध्यम से समझ सकते हैं। पांचवा नंबर ऑफ पॉइंट देखते हैं कि हमारा पांचवा नंबर पॉइंट क्या कहता है। पांचवा नंबर टॉपिक का नाम था हमारा बोली। हमने क्या नाम दिया था? बोली। अब ये हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। अब हमें स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि स्क्रिप्ट है क्या। पहले इसके सारे के सारे पॉइंट हम लोग लिखते हैं, पुनः इस बात को समझेंगे। भाषा की क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट हुआ और इसका परिभाषा भी। बी नंबर में, यह किसी क्षेत्र के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। सी नंबर पॉइंट, बोली का क्षेत्र सीमित है। सीमित है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक है। व्यापक है। अगला डी नंबर पॉइंट, हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी। जैसे में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, ये सारे के सारे हो गए। कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी, .etc। ध्यान दीजिए, अब इस पॉइंट को समझते। एक पॉइंट और है, नोट में डालना है उसको, वो बाद में लिखेंगे हम लोग। अब इस बात को समझिए कि बोली का परिभाषा अगर पूछे तो आप क्या कह सकते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि क्षेत्रीय रूप क्या होता है। ध्यान दीजिए कि अगर मैं बोलता हूं क्या तुमने खाना खा, ये एक स्टैंडर्ड रूप है हिंदी का। लेकिन हम अपने क्षेत्र में देखें तो हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग ऐसे बात करते हैं, तू घरे गेला ले, तू खाना खाए ले, तू इतना काम कर ले, तू पढ़े गेला ले, ऐसे बात करते हैं। उसी में आप लोग मैथिली की बात चले जाए, थोड़ा सा अलग क्षेत्र भोजपुरी दुनिया में, तो का करत रहलू, तू पढ़े नहीं गेल रहलू का, वो लोग ऐसे बात करते हैं। वो लोग मतलब उन लोगों की बोली क्या है? अलग है। तो वो उन लोगों का बोली है। समझ मारी बात? मतलब एक क्षेत्र
के आधार पर किसी खास क्षेत्र में कितना इतना दूर में वहां पर एना बोली छी लोग, उमा बोली छी तो ओन्ना बोली छी लोग, ये हम इस रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, यह किसी क्षेत्र के निवासी द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि क्षेत्र लिखित मौखिक रूप से, लिखित रूप से हम लोग कभी आजकल देखें कि हम लोग का भाषाई क्षेत्र मतलब इस बोली के क्षेत्र पर हम लोग ये लिख दिए हो, का रे तुम खाना खाए गया था का नहीं, ऐसा भोजपुरी में किस निकलता है? नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बोली है, भाषाएं नहीं है। समझ में आ रही बात? और उन्हीं बोलियों में से बहुत सारी बात, उन बोलियों में, बोली बोलने वाले लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग प्रकार के स्टैंडर्ड भाषा का उपयोग करते हैं। तो लोग भाषा का, जैसे मान लीजिए जो भोजपुरी बोलते हैं वह भी हिंदी बोल रहे हैं, जो मैथिली बोलते हैं वह भी हिंदी बोल रहे हैं, जो इंग्लिश बोल रहे हैं वह भी हिंदी बोल रहे हैं, जो इंग्लिश भाषा सॉरी जो आपका क्या कहते हैं क्षेत्रीय आधार पर बोल रहे हैं। हम लोग ठेठी बोलते हैं, ठेठी भी हो गया। तो ठेठी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, वो जो हो गए उन सब में भी कॉमन क्या हो गया? हिंदी। मतलब मैथिली में से भी जनसंख्या आ रहा है हिंदी का, ठेठी में से भी जनसंख्या आ रहा है हिंदी का, भोजपुरी में से भी जनसंख्या आ रहा है हिंदी का। अब इन सब में जनसंख्या कॉमन किसका है? हिंदी का। तो हिंदी हो गई भाषा, लेकिन बोली क्या हो गया? भोजपुरी। मैथिली क्या हो गया? बोली हो गया। और ठेठी क्या हो गया? बोली हो गया। अब समझ में आया? अब यह क्या कहता है? बोली का क्षेत्र सीमित है। बिल्कुल सही बात है, बोली का क्षेत्र सीमित है, वो किसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और उसी में देखते हैं, जबकि भाषा का क्षेत्र है, क्योंकि उसी बोली वाले क्षेत्र के अंतर्गत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाषा का प्रयोग से हिंदी भाषा बोल रहे हैं। बोले कि नहीं बोले? मैं हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं? ठेठी बोलते हैं। उसमें से भी लोग जो हिंदी बोल रहे हैं, बोले कि नहीं बोल रहे? तो ये होता है हमारा बोली और ये होती है हमारी भाषा। अगला हमने लिखा क्या कि हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में अनेक बोलियां कौन कौन से हैं? अवधी हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, बुंदेली हो गया, कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, मारवाड़ी हो गया। इट इज, ये सारे के सारे बोली है। ये सब भोजपुरी बोली होता है, अवधी बोली होता है, ब्रज बोली होता है। समझ में आई बात? ये हमारा हो जाता है। ठीक, अगला एक नोट है, जो नोट डाल करके आप लोग लिखिए। ये इसी पॉइंट के अंतर, 5वें नंबर पॉइंट के अंतर्गत ये नोट हमारा क्या कहता है? एक गो नोट है, हिंदी के खड़ी बोली को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। ध्यान दीजिए, हिंदी के खड़ी बोली को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का ही दर्जा प्राप्त है। जैसे आप लोग हिंदी हम लोग किताब में पढ़ते हैं, तो जो किताब है वो खड़ी बोली है, वो स्टैंडर्ड भाषा है हमारा, ठीक है। तो उसको हम लोग ने क्या नाम दिया है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। समझ में आ रही बात? अब हम लोग चलते हैं कहाँ? छठा नंबर पॉइंट पर, जो सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे बढ़िया पॉइंट है, समझ में आनी चाहिए पॉइंट। आज की क्लास ये लास्ट पॉइंट के अंतर्गत खत्म करेंगे। लंबा टॉपिक भी है यह स्क्रिप्ट, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, जिसमें से मैं आपको लिखाऊंगा कि हमारे भारत में जितनी भाषा बोली जा रही है उन सारे भाषाओं की लिपि क्या है, यह भी मैं लिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर सीधा के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। जापानी की लिपि क्या है? जापानी नहीं, जापानी का है रोमन। समझ में आ रही बात? तो इसको मैं लिखाऊंगा अभी कभी, छठा नंबर पॉइंट में। अब चलिए लिपि, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था? स्क्रिप्ट। समझ में आ रही बात? चलिए हम इसको लिखते हैं। इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट हम लोग ए नंबर डाल के लिखते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा को लिखने की विधि को, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहला नंबर पॉइंट लिख लिए, फिर इसको समझेंगे, पहले लिख लेते सारा पॉइंट। लिखित भाषा में
लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उन्हें वर्ण तथा जिस विधि से में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये हमारा हो गया। इसमें एक नोट देके लिख लीजिए। चलो नोट हम बाद में लिखाएंगे, कुछ नोट्स और भी हैं, पहले इसको समझते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा को लिखने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास क है, अब क को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ख को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, दो को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, दो को हम एना काहे नहीं लिखते, क को हम एना काहे नहीं लिखते, ख को हम एना काहे नहीं लिखते, इसमें दो गो बउआ काहे नहीं लगाते ख को। यही कौन सा स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसा क्यों। तो ये जो स्पेशल तरीका है आपके पास कि ख को अगर लिखा गया है इस रूप में, तो यह सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का है हमारे पास। तो ये जो रूप है हमारे पास, ये जो तरीका है, ये जो स्क्रिप्ट है हमारे पास, ये जो लिपि कहलाता है, क्या कहलाता है हमारे पास, लिपि कहलाता है। ये जो लिखने का तरीका कि अगर य ऐसे है तो य ऐसे ही लिखा जाएगा, हम य को हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये ऐसे करेंगे तो ये हमारा च बन जाएगा। समझ आ रही बात। य में गोला होना चाहिए, च में ऐसे होना चाहिए। तो ये जो लिखने का तरीका है, इसके एक लैंग्वेज को लिखने का तरीका, भाषा को लिखने की विधि जो होती है वो क्या कहलाता है, हमारा लिपि कहलाता है। बात को समझिए कि मान लीजिए हमारे पास क है, आप सोचिए कि क को हम सिर्फ इसी तरीके से क्यों लिख सकते, क को हम इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे तो क्या गलती है, यह गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा सैद्धांतिक कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि अगर आप अगर ऐसे क लिखते थे यह गलत है, क्योंकि क की लिपि कैसी लिखाई गई है, यह लिखी गई है। अब आप हमसे क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों लिखते हैं सर, तो मुझे नहीं पता कि क को हम ऐसे क्यों लिखते हैं और ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं। वह जिसने क को ऐसे लिखा उससे आपको भेंट करना पड़ेगा, उससे यह क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जिस दिन मुझे मिले ना उस दिन मैं यह भी क्वेश्चन उससे करूंगा कि आखिरकार आपने क को ऐसा ही क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा। अगर आप पूर्ण विराम लगाते हैं तो पूर्ण विराम को ऐसे ही क्यों लिखे आखिरकार। मेरी एक सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी, सॉरी मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने जब मैं पहली बार पढ़ाने गया था जहां पर मैं पढ़ाता था पहले हिंदी, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर इंग्लिश भाषा में हम लोग जो लिपि का प्रयोग करते हैं उसमें मान लीजिए इंग्लिश भाषा में हम लोग फुल स्टॉप ये देते हैं, लेकिन वही हिंदी भाषा में यह अगर क के साथ अगर लगा हुआ है तो यह नुक्ता बन जाता है, ख के साथ अगर ख के नीचे लगा हुआ है नुक्ता बन जाता है, ज के साथ लगा हुआ है नुक्ता बन जाता है, इसी में अगर इसके ऊपर लगा हुआ है तो अनुस्वार बन जाता है, ख के ऊपर लगा हुआ है तो अनुस्वार बन जाता है। सर ऐसा क्यों, हिंदी में ये हिंदी में ये सिर्फ फुल स्टॉप कहा गया है, लेकिन किसी अगर अक्षर के साथ आ जाती है क कर का बोध करा देता है, लेकिन उसी इंग्लिश भाषा में अगर हम इसको ऐसे कर दें तो लोग इसे इल समझते हैं, ऐसा क्यों। मेरे पास सच में कहता हूं मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। पहली बार उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, ठीक है, मैंने उसे नाम दिया था पढ़ी, जो भी हो। उन्होंने जब ये सवाल किया तो मैं उस वक्त अवाक रह गया कि आखिरकार एक हिंदी टीचर हो करके वाकई मैंने इस बात पे सोचा क्यों नहीं। तब जाकर के मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि कल तुमको इस सवाल का जवाब दूंगा, और मैंने कल सवाल का जवाब दिया। और जवाब किस रूप में दिया कि वाकई में इसका कोई तरीका नहीं है, ये किसने ऐसा दिया, जिसने भी दिया होगा कि हाँ ये ऊपर रहेगा तो अनुस्वार है, ये नीचे रहेगा तो नुक्ता है, ये फुल स्टॉप है, यही इंग्लिश में जाएगा तो ये हो जाएगा। ये बस लिखने का तरीका है। अगर लिखने का तरीका है इसीलिए हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे थे, ऐसा है।
हमारे पास लिखने का ये तरीका दिया गया, लेकिन ऐसा ही क्यों दिया, इसका सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। मान लीजिए कि क, ये सवाल मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा कि क को हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिखते, ऐसे क्यों लिखते हैं। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास और ना मेरे पास। जिसने लिखा, जिसने उसे वैसे कॉल लिख करके हम लोग को दिया, उससे यह सवाल करना पड़ेगा, और वह व्यक्ति मेरे हिसाब से आज तक मेरे सामने आए नहीं, अन्यथा मैं उनसे सवाल ये जरूर करता। अगर आपके पास आते हैं तो अभी मुझे बताइए कि वह व्यक्ति सवाल का जवाब क्या दे रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से हम लोग लिपि पर थे, लिपि को समझते हैं। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उन्हें वर्ण तथा जिस विधि में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो मूल ध्वनि है हम बोलते हैं क। ये जो क हमने उच्चारित किया, अपने मुंह से निकाला, ये हमारी ध्वनि निकली। अब मान लीजिए कि हम कोई ध्वनि नहीं निकलेगा, हम सीधे बोले कुछ भी, हम क्या बोले, क्या आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे, नहीं समझ पा रहे हो। वही बात है कि जो मूल ध्वनि आवाज जो निकल रही है, वो जो आवाज है उसके जो चिन्ह है, अभी मैंने बोला था क, तो क को ये जो चिन्ह माध्यम से हमने लिखा, ये जो चिन्ह है आपका प्रयोग करने का, ये चिन्ह है इसका क का, इसमें जो आपने लिखा इसमें, और इसी को तो हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर यह लिख दिए, बोल दिए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, मतलब बोला हुआ बात हो गया हमारे पास मौखिक भाषा के रूप में। लेकिन उसको मैंने लिखा किस रूप में, इस चिन्ह के माध्यम से। अगर इन्ना कर देंगे, बच्चा से आप लोग को पढ़ाते हैं, गोल गोल अंडा, पुलिस के डंडा, कटी हुई लंगड़ी, और यह पूछ भी कहते हैं, और इसको पहना दिए शॉर्ट पैंट, ये हमारा बन गया क, ये हमारा रूप है। समझ में आ रही बात। तो ये जो हम लोग आपको लगाए हैं, तो ये हमारा स्पेशल थिंग्स है। तो ये जो तरीका हमारे पास लिखने का, यही हमारा बन जाएगा क्या, ये जो लिखने की विधि है हमारे पास, ये हमारा कहलाएगा क्या, लिपि। समझ में आ रही बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों से सीधा के सीधा पूछ देगा कि बताओ इस भाषा की लिपि कौन सी है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी कहा जाता है, इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी लिपि है। चलिए इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल्स में भाषा, लिपि लिखिए। एक नंबर में हिंदी का हम लोग लिखा ही देते हैं आपको, हिंदी का पूछ ही लेता है, तो यह किस भाषा में लिखा जाता है, देवनागरी। हिंदी के बाद हो गया आप लोगों के पास होता है संस्कृत। ये जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत की कौन सी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर पॉइंट हो गया हमारे पास मराठी। मराठी भी किस भाषा में लिखा जाता है, तो देवनागरी। मराठी के बाद हो गया चौथा नंबर पॉइंट हमारे पास नेपाली। यह भी किस भाषा में, तो देवनागरी। उसके बाद हमारा आता है पांचवा नंबर पॉइंट, पांचवा नंबर में हो गया उर्दू। उर्दू किस भाषा में लिखी जाती है, तो फारसी में, फारसी लिपि में, भाषा सॉरी किस लिपि में लिखी जाती है, तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। पांचवा हो गया। छठा नंबर पॉइंट अगर देखें तो छठा नंबर में आ जाता है बंगाली। तो बंगाली के लिए कौन सी लिपि है, तो बंगाली के लिए बांग्ला, बांग्ला लिपि। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास सातवां नंबर में, सातवां नंबर पॉइंट देखें पंजाबी। पंजाबी की हो जाएगी गुरुमुखी, गुरुमुखी हो गए हमारे पास। ये हो गया, मैं मिटाता हूं फिर लिखता हूं, ध्यान दीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नेपाली आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उर्दू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पंजाबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये आता है पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी हो गई, फारसी। बांग्ला की हो जाएगी बांग्ला, और पंजाबी का क्या हो गया, गुरुमुखी। अब नेक्स्ट हम दो चार और भाषा है उसके बारे में भी लिख लेते हैं। चलिए, पंजाबी तक हम लोगों ने लिख लिया, आगे हम लोग समझते हैं किसकी लिपि कौन सी है। अगला हो गया पंजाबी। पंजाबी का हो जाएगा जर्मनी। छठा शांतमा, शांतमा था शायद आठवां हम लोग लिखेंगे। आठवां का हो गया जर्मन, सॉरी जापानी, सॉरी जापानी। जापानी का हो गया जर्मन। 8, 9
अब जर्मन भी कहलाता है, रोमन भी कहलाता है, शायद मैंने अभी बताया भी था। रोमन, रोमन हो गया हमारे पास, रोमन ही रहने दो आप, रोमन। उसके बाद आप ले लो कौन सा, अंग्रेजी। अंग्रेजी किस भाषा, किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में। उसके बाद हो गया 10वीं में, 10वीं में मैं लिख देता हूं फ्रेंच का। फ्रेंच भाषा किस भाषा में बोला जाता था, फ्रेंच। अब फ्रेंच में है लेकिन लिपि कैसी है, तो रोमन। समझ में आ रही बात, ये हो गया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 भाषा के बारे में मैंने आपको लिखा दिया कि किस किस लिपि में लिखी जाती है। अब चलिए कुछ नोट डाल के पॉइंट लिख लेते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब है, इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। इस टॉपिक से रिलेटेड आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड में हमारे पास अगला हमारे पास नोट नंबर ए। चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। बी नंबर पॉइंट, एक से अधिक भाषा की लिपि एक हो सकती है। एक हो सकती है, ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा कि सॉरी अगला पॉइंट ना हम लिख ही लेते हैं, सी नंबर। चलिए लिखते हैं इसको, दूसरा नोट नंबर 2 में लिखेंगे, रहने दीजिए। अब इसको समझते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि क्या है, अलग अलग होती है। अब जैसे में हमने अभी देखा क्या, हिंदी की अलग है, हिंदी का अलग हो जाता है, अंग्रेजी का अलग हो जाता है, जर्मन का अलग हो जाता है, ये सब अलग अलग है, सब भाषा की अलग अलग लिपि है। तो वो प्रत्येक भाषा की, वही नहीं बोला कि प्रत्येक भाषा की लिपि क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन एक से अधिक भाषा की लिपि एक भी हो सकती है। जैसे हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, नेपाली का हो गया, ये जो भाषा सब है इस सब को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। जैसे जर्मन हो गया, रोमन लिपि में लिखी जाती है, फ्रेंच हो गया रोमन लिपि में, अंग्रेजी हो गया रोमन लिपि में, तीनों का कॉमन है हमारे पास। तो किसी एक से अधिक भाषा की लिपि भी एक हो सकती है, या अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि भी हो सकती है। ये हो गया हमारे पास। अब मेन सिर्फ और सिर्फ अब नोट लिख रहा है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का नोट, अब चलिए आज का नोट हम लोग लिखते हैं। इसको आप एक जगह लिखेंगे तब भी सही है। वर्णों की खोज आज से 6000 साल पहले हुई थी। ठीक है, कितने साल पहले, 6000 साल पहले। ये ए नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट में वर्णों व लिपि की खोज होने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता आया है। अब ध्यान दीजिए, हमने पहला नंबर पॉइंट में लिखा कि वर्णों की खोज आज से कितने हजार साल पहले हुई थी, 6000 साल पहले।
वर्णों की खोज कितने हजार साल पहले? 6000 साल पहले हुए थे। जो आप लोग आज लिखते हैं क ऐसे लिखा जाएगा, ख ऐसे लिखा जाएगा, ग ऐसे लिखा जाएगा, गोल गोल अंडा पुलिस के डंडा, यह ना गोल गोल अंडा पुलिस के डंडा, कटी हुई पूंछ, पहना दिए शर्ट पैंट बन गया क। ख के लिए हम लिखते हैं मम्मी का गोदी दीवाल, मम्मी के गोदी में बउआ, फिर पहना दिए शर्ट पैंट बन गया ख। ये हो गया हमारा ये रूप। तो ये जो हम लोग जो देख रहे हैं ग बंसी, बंसी में लगल डंडा, पहना दिली शर्ट पैंट बन गए लोग ग। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 6000 से पहले इसका निर्माण हुआ था। समझ में आ रही? 6000 साल पहले से लिखा जा रहा है, उस वक्त इसका निर्माण हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्या, वर्णों और लिपि की खोज होने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता आया है। अब एक बात बताइए, जब इसकी खोज हो गई होगी तब इसको संभाला गया होगा, फिर इसको रखा गया होगा। कहीं पे संभाल के अगर नहीं रखा गया रहता तो क्या आज हम इसका प्रयोग हमारे सामने रहता? नहीं। हो सकता है क, आप लोग जो क्वेश्चन किए थे कि सर क ऐसे लिखा जाना चाहिए, हो सकता है क दूसरा आदमी आकर के बदल कैसे कर दिया हो, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, लिखा और सुरक्षित रखा। जैसे अभी हम लोग के सामने बदला हुआ रूप क्या है, र। पहले हम लोग रूप या रुपया ऐसे लिखते थे, लेकिन वही 2010 के बाद सीधे रुपया का शॉर्टकट रूप ऐसे आ गया। समझ रहे बात को? ये हमारा बदला हुआ रूप है, और जब तक हम इसको संभाल करके नहीं रखेंगे तब तक क्या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेगा? नहीं। हो सकता है कि खत्म हो गया हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना हमारा काम है। ठीक है, तो नोट नंबर 1 हम लिखे हैं। अब कुछ नोट और है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको उसको समझना पड़ेगा। चलिए नोट दीजिए और लिखिए ए नंबर नोट में, प्रति वर्ष 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर पॉइंट, संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। ये हो गया हमारे पास कुछ पॉइंट्स। प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारा कौन सा हो जाएगा? सितंबर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस एक और होता है, ये बी नंबर या सी नंबर हम लोग लिखते हैं। ये राष्ट्रीय हो गया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कितना हो गया? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब हो जाएगा? 14 सितंबर, जो आने वाला है हमारे पास। तो संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में भी और राष्ट्रभाषा के रूप में भी किया जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास, आज का सेशन, आज का फर्स्ट सीरीज। व्याकरण की सीरीज आप लोग को मंडे सेशन में ऐसी ही मिलती रहेगी। जो हम लोग पूर्ण व्याकरण, अभी हम लोगों ने व्याकरण पॉइंट अब लिखा था, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे, इसको व्याकरण को समझने के लिए जो सारा का सारा चीज जरूरी था, उसको हम लोगों ने आज समझ लिया। कि सीधी सी बात समझ, व्याकरण के जो अंग थे उसको हम लोगों ने देख लिया। समझ में आ रही बात?
तो अब आगे हम लोग के नेक्स्ट जो सीरीज आएगी उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या समझेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे, व्याकरण के कितने भाग है उस भाग को पढ़ेंगे, हो सके तो भाग के अंदर का पहला नंबर पॉइंट भी पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। हमेशा याद रखिए जब तक आप टिके रहेंगे तभी आप सीखेंगे, जो टिक गया सो सीख गया, ये आपको समझने वाली बात है। जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे लाइफ में आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, इसलिए कोशिश करते रहो। सबसे बेहतर बात है अपने आप का काबिलियत को पहचानना और निरंतर कोशिश करते रहना। आप लोग बचपन में कछुओं की कहानी और खरगोश की कहानी सुने होंगे, उसको ही लागू कीजिए। शिक्षा में विद्यार्थियों का रिलेशन उसी अनुसार से है। जो व्यक्ति धीरे 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 निरंतर कोशिश करते 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 आगे बढ़ता है वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।